हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सवाल जो कि पूछे गए थे यूजीसी नेट मैनेजमेंट मार्च 2023 एग्जामिनेशन में। तो दिसंबर 2022 का एग्जामिनेशन हमारा जो मार्च 2023 में हुआ था, उसके अंदर जो एचआरएम के सवाल है उन पे अपने डिस्कशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए एवर स्टडी क्लासेस के पास आपके लिए डिफरेंट कोर्सेज हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर का कोर्स, टेस्ट सीरीज और कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है, जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या फिर ऐप पे। कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं, नंबर आपको नीचे दिया हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, which one of the following is not a job related performance data to identify the performance of an employee। तो अगर एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जांचना है तो उसके जॉब से जुड़ा हुआ जो परफॉर्मेंस डाटा है वो आप देखें, और उससे आपको पता लग जाएगा कि एम्प्लॉय जो है कितना सही काम कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है। ऑप्शंस आपको दिए, एटीट्यूड सर्वे, लेट डिलीवरी, ग्रीवेंसेस और एब्सेंटिज्म। तो जॉब से डायरेक्टली कौन सा जुड़ा हुआ है? देखो, अगर वो अपना काम लेट डिलीवर कर रहा है, एब्सेंट रहता है काम से, उसके काफी सारे ग्रीवियंसेस है अपनी जॉब को लेकर, तो आप कह सकते हैं कि आपका एम्प्लॉय सही से परफॉर्म नहीं कर रहा, उसकी परफॉर्मेंस का आपको इनसे पता लग जाएगा। एटीट्यूड सर्वे को भी आप इससे जोड़ तो सकते हैं, बट अगर जिस टेक्स्ट बुक में से सवाल उठाया गया अगर हम उसे देखते हैं तो वहां पे कुछ ऐसी चीजें प्रेजेंट की गई है। उसमें बताया गया कि अगर आपको देखने की एम्प्लॉय कैसा काम कर रहा है उसके काफी तरीके हैं, और उसमें एक तरीका जॉब रिलेटेड परफॉर्मेंस डाटा बताया और उसमें आपको ये तीनों को इंक्लूड किया। एटीट्यूड सर्वे को एक सेपरेट तरीका बताया बताया हुआ है कि एटीट्यूड सर्वे जो है वो एक अलग तरीका है ये देखने के लिए कि एम्प्लॉय कैसा काम कर रहा है। ये जॉब रिलेटेड परफॉर्मेंस डाटा के अंदर नहीं आता, ये अलग एक तरीका है, और इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का बन जाता है। मैं मानता हूं कि थोड़ा सा इसके अंदर सब्जेक्टिविटी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपने अगर इस किताब से पढ़ के आपने इस सवाल को सॉल्व किया तो ही शायद आप इसे सही कर पाए, अदरवाइज आपको सारे ऑप्शन भी सही लग सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा गेसवर्क आपको लगाना ही पड़ता है। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। अगर ऐसे और सवाल फ्यूचर में आता है तो अब इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए, अगला सवाल है, which one of the following is not an effect on performance behavior and health when the stress level of an employee is high। तो अगर आपके एम्प्लॉय का स्ट्रेस लेवल यहाँ पे हाई है तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट उसकी परफॉर्मेंस, बिहेवियर और हेल्थ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा? फीलिंग स्लीपी ऑल द टाइम, हर समय नींद आएगी, पुअर परफॉर्मेंस, एग्जॉस्शन, नर्वसनेस। देखो, नर्वस रहेंगे अगर आपका स्ट्रेस लेवल हाई है, एग्जॉस्टेड रहेंगे, मन नहीं करेगा काम करने का, थके थके रहेंगे, परफॉर्मेंस आपकी बिल्कुल खराब आने वाली है, और हो सकता है आपको नींद भी आए। तो मुझे वैसे सारे ऑप्शंस काफी क्लोजली रिलेटेड लग रहे हैं, बट ऑफिशियल आंसर जो यहाँ पे दिया गया डेट इज ऑप्शन नंबर 1। और आपके 2, 3 और 4 वैसे भी थोड़े थोड़े ज्यादा क्लोज लगते हैं, आपको 1 थोड़ा सा एम्बिग्यूटी वाली साइड चला जाता है, और इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 का आंसर शायद इन्होंने इसी कारण से दिया है। फिलहाल आंसर ऑप्शन नंबर 1 है इस सवाल का। चलिए, अगला सवाल बहुत ही सीधा सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स डिमांड इज नॉट अ क्वालिटेटिव मेथड। तो कौन सा क्वालिटेटिव नहीं है? तो हमारे पास दो तरीके के मेथड होते हैं, एक हमारे पास आ जाते हैं जी क्वांटिटेटिव मेथड, और एक हमारे पास आ जाते हैं क्वालिटेटिव मेथड। ओके, तो क्वांटिटेटिव में आप कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करेंगे, क्वालिटेटिव में कुछ आपका ग्रुप जो है कुछ ऐसा डिस्कशन करेगा और उसके बेसिस पे आपकी डिमांड की फोरकास्टिंग करेगा। देखो, यहाँ पे डेल्फी टेक्निक, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक और ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये आपकी क्वालिटेटिव टेक्निक है। बट मार्कोव एनालिसिस के अंदर आप कुछ क्वांटिटेटिव, कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करते हैं और उसके बेसिस पे आपकी डिमांड की फोरकास्टिंग होती है, तो ये क्वांटिटेटिव टेक्निक है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स रहती है जिनकी लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे नीचे प्रोवाइड कर दी है। चलिए, अगला सवाल, of the following is not an advantage of staffing international operations of an MNC using parent country national। ठीक है जी, तो हमारी कोई एमएनसी है, लेट्स सपोज वो यूएसए की एमएनसी है और वो इंडिया में काम कर रही है। तो यूएसए की अगर एमएनसी किसी यूएसए के पर्सन को भेजती है, मिस्टर जॉन को भेजती है कि इंडिया में जाकर काम संभालो, तो इसके यूएस वाली एमएनसी को फायदे होंगे। इनमें से कौन सा फायदा होगा और कौन सा नहीं होगा, ये आपको बताना है। प्रॉपर लिंकेज बिटवीन फॉरेन सब्सिडरी एंड दी हेडक्वार्टर, तो जॉन जी जो है वो इंडिया और यूएसए के अंदर एक यहाँ पे लिंकेज बनाकर रखेंगे, तो बिल्कुल सही बात है। फेमिलियर विद द लोकल नॉर्म्स एंड कल्चर, तो क्या जॉन जी इंडिया के कल्चर से, नॉर्म से फेमिलियर होंगे? नहीं होंगे।
तो जॉन जी को इंडिया के कल्चर वगैरह कितनी जानकारी नहीं होगी, तो ये एडवांटेज नहीं होगा। यूज ऑफ पेरेंट कंट्री नेशनल हेल्थ डेवलप ग्लोबल कैपेबिलिटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएसए के पर्सन है, वहां के बारे में जानते हैं, वहां की कंपनी के तौर तरीकों के बारे में जानते हैं, और वहां के जो तौर तरीके हैं वो इंडिया में लेकर आएंगे, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड कैपेबिलिटी यहाँ पे ले लेगी। तो ऐसा आप कुछ कह सकते हैं। नॉलेजेबल अबाउट हाउ द पेरेंट कंपनी ऑपरेट्स। तो जॉन जी को ये भी जानकारी होगी कि कैसे एक पेरेंट कंपनी जो यूएसए वाली कंपनी है कैसे काम करती है। तो सेकेंड वाला पॉइंट यहाँ पे गलत है, बाकी सब सही है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा। अगले सवाल की ओर आते हैं। इफ द एम्प्लॉयर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स ट्रेड यूनियंस इज ऑफ एक्सेप्टेंस, देन देयर बिहेवियर विल बी डिक्टेटोरियल, पैटर्नल, बिजनेस लाइक और पार्टिसिपेटिव। तो प्यारे दोस्तों, आपका जो एम्प्लॉयर का एटीट्यूड है और उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग बिहेवियर है उसको कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है। अगर उसका भी एटीट्यूड जो है वो कंटेम्प्ट का है तो उसे डिक्टेटोरियल बिहेवियर बोला जाता है। अगर उसका एडवर्सिटी का है तो उसे पैटर्नल बोला जाता है। अगर उसका एक्सेप्टेंस का है तो उसे बिजनेस लाइक बोला जाता है। अगर कॉपरेशन का है तो उसे पार्टिसिपेटिव बिहेवियर यहाँ पे बोला जाता है। तो ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, और इसीलिए यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3, बिजनेस लाइक। चलिए, तो अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉल अंडर द ग्रीवियंसेस रिलेटिंग टू प्रमोशन कैटेगरी। ऑप्शन है सुपर सेशन, इंक्रीमेंट, एक्टिंग प्रमोशन, सीनियोरिटी और पे फिक्सेशन। तो प्यारे दोस्तों, ये सारे के सारे जो आपके ग्रीवेंसेस है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रमोशन वाले कैटेगरी से तो जुड़े हुए हैं। तो ऐसा कोई मेरे को मिला भी नहीं कि प्रमोशन कैटेगरी से कौन कौन से ग्रीवेंसेस जुड़े हुए हैं, कोई स्पेसिफिक मेरे को किसी किताब के अंदर जो मैंने सर्च किया मुझे नहीं मिला। तो इसका आंसर मैं आपको कुछ नहीं दे रहा हूं, मुझे लगता है कुछ सवाल में एम्बिग्यूटी है, फिलहाल मैं इसे यहाँ पे स्किप करके चल रहा हूं। चलिए, अगला सवाल सीधा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन के अंदर कौन कौन आता है। तो आप देख सकते हैं कि मेंबर, एम्प्लॉयर, पॉलिटिकल पार्टी, गवर्नमेंट, सोसाइटी। तो सोसाइटी तो आपकी नहीं आएगी, आपके मेंबर्स और एम्प्लॉयर्स ये तो पक्का पक्का आने ही वाले। ठीक है जी। और इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी या फिर गवर्नमेंट अगर आपको लाना है तो आपको कोई ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, और ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा है। हमें ए और बी ओनली का तो ऑप्शन दिख रहा है, और इसके अलावा ए और बी किसी में आ रहे हैं तो 4 में आ रहे हैं जिसमें सोसाइटी भी आ रहा है, तो ये तो आपका नहीं होगा। तो ए और बी ओनली ऑप्शन नंबर 1 जो है दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि आपके जो एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन है वो डायरेक्टली ट्रेड यूनियन का पार्ट यहाँ पे बन जाते हैं। चलिए, आते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैरियर मैनेजमेंट। तो कैरियर मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या फायदे होने वाले हैं। तो सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ना, ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से आंसर देना है आपको। improved performance, improved productivity, increased retention of high talented employees, डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज एंड पर्सनल स्किल्स। तो ये पर्सनल स्किल्स की डेवलपमेंट होना तो एक पर्सनल लेवल का एडवांटेज है, ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, तो इसे तो पक्का से काट दीजिए, डी वाले पॉइंट को काट दीजिए। बेटर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन मैच, तो बाकी सब कहीं ना कहीं कैरियर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन से मैच हो रहे हैं। तो डी वाला अगर मैं काटता हूं तो मेरे 3 और 4 कट जाते हैं, मैं 1 और 2 में फंस जाता हूं, और 1 और 2 के अंदर बी और सी तो कॉमन आ रहे हैं, बट मेरा ए और ई में से मुझे चूज करना है। ए कह रहे हैं इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस और ई कह रहे हैं बेटर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन मैच। तो बेटर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की मैचिंग हो जाएगी तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट है। और इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस जो है ये वैसे हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, और ये भी कह सकते हैं कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी जिससे उसे पर्सनल बेनिफिट भी हो सकता है। तो ए वाले को हम पर्सनल वाले से भी रिलेट कर सकते हैं, बट ई वाला ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा रिलेट हो रहा है। तो ई को लेते हैं, बी को लेते हैं और सी को लेते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे हमारा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 B C E only is going to be the correct answer for this question. This is the most appropriate one for this question. तो इस तरीके से अभी आंसर्स आपको लगाने हैं, अप्रोप्रिएट आंसर की तरफ भागना है, और क्वेश्चन को बड़े अच्छे से ध्यान से आपको यहाँ पे पढ़ना है। चलिए, अगला सवाल है VRIO फ्रेमवर्क क्राइटेरिया और उसकी आपका HR एप्लीकेशंस यहाँ पे बतानी है। देखो, VRIO फ्रेमवर्क वैसे आपने जरूर पढ़ा होगा, बट हो सकता है आपने उसे HR के अंदर अप्लाई ना किया हो, तो आपको एप्लीकेशन करनी है उसकी। वैल्यू, रेयरनेस, इमिटेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके ह्यूमन रिसोर्स के अंदर कुछ वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए, आपको ह्यूमन रिसोर्स को वैल्यूबल बनाना है, और वैल्यूबल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, उसको एम्पावर करेंगे, उसके लिए नए प्रोग्राम्स वगैरह चला सकते हैं।
तो आप इसे 3 से मैच कर सकते हैं। आपकी ह्यूमन रिसोर्स को आपको रेयर बनाना है। रेयर कैसे बनाएंगे? अगर आपके पास कुछ ऐसे स्किल्स, नॉलेज और एबिलिटीज आ जाए जो कि किसी और के पास यहाँ पे नहीं है। इमिटेबिलिटी, कुछ ऐसी चीज आ जाए जिसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। देखो, आपके आपकी बाकी चीजों को कोई कॉपी कर सकता है, बट आपकी यूनिक हिस्ट्री और कल्चर इसे कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है, कोई भी इमिटेट नहीं कर सकता है। तो आप इसे मैच कर सकते हैं 4 से। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि मिलकर काम करना है, टीम वर्क की बात यहाँ पे हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 1 के अंदर आपको ऐसी कुछ मैचिंग देखने को मिलती है और यही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। तो एचआर फ्रेमवर्क के हिसाब से, एचआर पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको कैसे इस VRIO फ्रेमवर्क को अप्लाई करना है, आपको ये चीज भी मालूम होनी चाहिए। और ये चीजें आपको सवालों को सॉल्व करके ही मालूम होती हैं, और इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रीवियस ईयर के सवालों को बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करना चाहिए। चलिए जी, तो यहाँ पे सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन द लॉजिकल सीक्वेंस। तो आपको बताना है कि जो स्टेप्स हैं स्ट्रेटेजिक एचआरएम के, उनकी लॉजिकल सीक्वेंस क्या रहेगी, कौन सा स्टेप पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। Improve participative management to promote teamwork, shift focus from statutory participation to total participation, achieve group cohesiveness by inculcating participative management, to achieve excellence in human resource management। देखो, इसका जो आंसर इन्होंने दिया है ना, वो ब्रॉडर से नैरोअर पर्सपेक्टिव पे जाते हुए दिया है। आपका यहाँ पे ब्रॉडेस्ट पर्सपेक्टिव किस में बन रहा है? आपका ब्रॉडेस्ट पर्सपेक्टिव बन रहा है ऑप्शन नंबर, पॉइंट नंबर ई के अंदर, टू अचीव एक्सीलेंस इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये आपका एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव बन रहा है, और इससे अब हमें नीचे नीचे यहाँ पे जाना है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ई को कंसीडर कर रहे हैं, इसे पहला नंबर दे रहे हैं। और देखो, अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बाकी चीजें यहाँ पे अकम्प्लिश करनी पड़ेंगी। तो ई आपको अगर पहले लेना है तो 3 और 4 तो काट सकते हैं, ए और सी आपके दोनों लास्ट में आ रहे हैं। इंप्रूव पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट एंड शिफ्ट फोकस फ्रॉम स्टेट्यूटरी पार्टिसिपेशन टू टोटल पार्टिसिपेशन। आपको चूज करना है डी और बी में से किसको आप पहले लेकर जाएं। तो बी आपका है टू प्रमोट टीम वर्क, और डी है टू अचीव ग्रुप कोहेसिवनेस बाय इनकलकेटिंग पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी जरूर है कि किस हिसाब से इनको लिंक किया जाए, बट यहाँ पे एक सोर्स के अंदर, एक किताब के अंदर मेरे को एक ऐसा डायग्राम मिला जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जिसमें यहाँ पे जो पहले लिया गया था वो लिया गया था आपके टू प्रमोट टीम वर्क को, और उसके बाद लिया गया था आपके टू अचीव ग्रुप कोहेसिवनेस बाय इनकलकेटिंग पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट को। और इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर यहाँ पे बन जाता है। उम्मीद करते हैं इस सेशन से आपको जरूर फायदा हुआ होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।